अभी मैं अपने इन्हीं ख्यालों में सरगर्दा था जब अचानक मेरे जिस्म का रुआं रुआं खड़ा हो गया। बात ही कुछ ऐसी थी। दूर कुछ फासले पर मुझे टॉर्च चमकती दिखाई दी थी और इसके साथ ही सिक्योरिटी के सुधाए हुए कुत्तों की मखसूस अफ अफ की आवाज़। इस आवाज़ को सुनने और महसूस करने की मुझे ख़ास तरबियत हासिल थी। वो लोग अपने सुधाए हुए कुत्तों के साथ मेरा ताक़ुब कर रहे थे। रेत पर मेरे कदमों से बनने वाले निशानात यकीनन अभी तक ताज़ा थे और इन्हीं कदमों पर चलकर ये तरबियत याफ्ता कुत्ते माहिर खोजियों की तरह चंद मिनट बाद ही शिकार के सर पर पहुंच जाते हैं। भागो एक चीख मेरे अंदर से उठी और दूसरे ही लम्हे मेरी तमाम हिस्सियात सिमट कर मेरी टांगों में जमा हो गईं। मैं दीवाना बार भागने लगा। अंदाजे से मैंने अपना रुख तमाम खतरात को बालाए ताक रख कर सड़क के जानिब मोड़ दिया था। कम अज कम इस तरह मैं समंदर में डूब कर मछलियों की खुराक बनने से महफूज रहता। कुत्ते मेरा नरखरा उधेड़ पाते हैं या नहीं, यह बात की बात है। मेरे रास्ते में जो कुछ अब आने लगा था, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा रुख सड़क की सिमत हरगिज़ नहीं और यह थी भी हकीकत। मैं एक तरह से नीम दायरे की शक्ल में भागा था और बजाय साहिल समुंदर की बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जाने के किसी और ही सिमत जा निकला था। समंदर अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी नज़रों से ओझल होता जा रहा था। फिर इसका शोर भी जैसे ताक़ुब में आने वालों की सीटियों की आवाज़ में दबकर रह गया था। वो मेरे सर पर पहुंचने वाले हैं क्या? जाने किसने मुझसे पूछा था और मैंने इस सवाल का जवाब देने के बजाय अपनी ट्रेनिंग क्लासरूम का रुख किया, जहां मेरे खिज़त सूरत इंस्ट्रक्टर चेहरे पर गहरे शीशों की ऐनक सजाए, हाथ में सफ़ेद चाक का टुकड़ा पकड़े ब्लैक बोर्ड पर आड़ी तिरछी लकीरें लगा रहे थे। भागते हुए 8 का हिस्सा बनाओ और बनाते चले जाओ। अगर तुम्हारी महक कुत्ते के ज़हन में महफूज नहीं तो कदमों के निशान पर वो कभी तुम्हारा पीछा न कर पाएगा। जब मुझे ट्रेनिंग का ये भूला सबक याद आया तो मेरे चारों अतराफ साया फिगन आसमान से तलुए आफ्ताब से पहले की लहू रंग रोशनियां बिखरने लगी थीं। अब वो लोग ज़मीन पर रोशनी डाले बगैर मेरे कदमों के पीछे आ सकते थे। ऐसे आलम में इस दाव का याद आना यकीनन ताईद गैबी थी और इस अमर का इशारा भी कि मेरे लाख स्याकारियों के बावजूद इस मालिक हकीकी ने मुझे बुलाया हरगिज़ नहीं। दरे रहमत मेरे लिए खुला हुआ था। इस एहसास ने ज़िंदगी की नई लहर मेरे तन बदन में दौड़ा दी। मैं एक नए अज़म, एक वलवला ताज़ा के साथ अपने सामने घास और दरख्तों से ढके और कदम ब कदम बुलंद होते इस रास्ते की तरफ भाग रहा था जिसके बाहर अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं एक तरफ नशीब में था और कुदरत ने इस लम्हे जैसे ख़ास तौर से मेरे लिए वो पहाड़ी नुमा ढलान ज़मीन के सीने पर बिछा दी। मैंने वहाँ कदरे नम ज़मीन में 3, 4, 8 के चक्कर बनाए, फिर ज़मीन से कूद कर एक पत्थर पर पैर टिका दिए और पत्थरों ही पत्थरों पर भागता चढ़ाई चढ़ने लगा। जब मैं इस टीले नुमा पहाड़ी या शायद पहाड़ी नुमा टीले की चोटी पर उगी लंबी लंबी घास की आगोश में समाया, अपनी बनती बिगड़ती सांसों का तानता बांधता बांधा, तो मेरे कदमों का अपने मालकों समेत तवाफ करते वो 2 अदद कुत्ते भी मुझे बखूबी दिखाई दे रहे थे, जिनके साथ दर्जन भर राइफल बरदार सिपाही मौजूद थे। इन लोगों का ताल्लुक शायद किसी कंसल्टेरी से था और मैं कलकत्ता के साहिली इलाके के किसी हसास मकाम पर इनकी जद में आ गया था। इन लोगों को मेरे ख्याल से इस बात की तो पहले ही होगी कि कोई मुश्तबा या मफरूर इस इलाके में मौजूद है और अपनी तरबियत के मुताबिक ज़मीन पर रोशनियां बिछाते बिलाखिर वो मेरे भागते कदमों के ताक़ुब में यहाँ तक चले आए थे। कुत्ते खासे गुस्से में दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल अपने मालिकों की तरह इनका बस चलता। या वो कोई घटिया किस्म के एहसान फरामोश कुत्ते होते तो जिस झंझलाहट का शिकार थे अपने एक आध मालिक को चट कर सकते थे, लेकिन बंदों की सोबत ने इनमें कुछ इंसानियत पैदा कर दी थी। पहले तो वो बेचैनी से अपने मालिकों को रस्सों समेत वहीं खींच कर ले आए, फिर उन्होंने वापसी का सफर शुरू कर दिया। बिलाखिर एक जगह रुककर आसमान की सिमत मुंह करके भौंकने लगे, शायद कुदरत से अपनी मेहनत की अकारत जाने का गिला कर रहे थे या फिर अपने मालिकों को बताना चाहते थे कि इनका शिकार आसमान की तरफ परवाज कर गया है। इनके साथी भी एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। शायद ऐसे खतरनाक किस्म के मुजरिम से इनका वास्ता इससे पहले कभी ना पड़ा होगा, जो इंसानों को तो क्या कुत्तों को भी जुल देकर निकल गया था। अब इनमें गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई थी। मुझे इनकी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थीं क्योंकि हमारे दरमियान खासा फासला था, लेकिन जिस जोशो खरोश से वो लड़ाका औरतों की तरह हाथ हिला हिला कर बातें कर रहे थे, इससे यही अंदाज़ा होता था कि सब एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। जब कुदरत को बचाना मकसूद हो तो वो मौत के जबड़ों में फंसे अपने बंदे को भी इस तरह बाहर खींच लेती है जैसे मक्खन में से बाल। मुझे इस लम्हे सिर्फ अपनी खताएं ही याद आ रही थीं। ऐसी कोई नेकी मेरे गुमान में नहीं थी जो इस सिलाए रहमी का सबब बनती। ले देकर एक ही तरफ नजर जाती थी और वो थी मेरी माँ की दुआएं।
शाला तत्ती हवा न लगी। वो जब भी मुझ पर बहुत कुछ पढ़कर फूंकती। इसके बाद हमेशा यही फिक्रा दोहराया करती थी, या तो वो लोग अकल से बिल्कुल ही पैदल थे या फिर इनकी मत मारी गई थी कि बजाय इसी पहाड़ी की तरफ फरार के इम्कानात पर गौर करने के उन्होंने अपना रुख बदला और कुत्तों को हाँकते हुए समंदर की तरफ भागने लगे। इनकी दानिश में मैं शायद वहीं कहीं छुपा सुबह की आमद का मुंतजिर था और अब वो किसी कारनामे की उम्मीद में इसी तरफ दौड़े चले जा रहे थे। यहाँ से सड़क तक का फासला बखैरो खूबी तय हो गया था। ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी थी। मैंने एक टैक्सी को हाथ दिया और उसमें बैठकर सुकून की एक लंबी सांस ली। टैक्सी मैंने बमुश्किल 2-2.5 मील चलने के बाद छोड़ दी। थोड़ी दूर पैदल चला और दूसरी टैक्सी बदल ली। टैक्सियां बदलने का ये अमल जारी रहा और ज्ञानी आत्मा सिंह के हेडक्वार्टर पहुंचने तक मैंने 7वीं टैक्सी पकड़ी थी। अब अगर किसी को शक भी हो भी जाता तो मेरी बला से। मैंने चेकिंग और ताकुब के तमाम इम्कानात ख़त्म कर दिए थे। सुबह के करीबन 9 बजे थे जब मैं होटल में दाखिल हुआ। मेरी आमद की इतला ज्ञानी को मेरे होटल में कदम रखते ही हो गई थी, क्योंकि काउंटर पर खड़ी कत्ताला ने मुझे देखते ही मेरी रहनुमाई इस खास कमरे की तरफ कर दी थी जहां ज्ञानी के हुक्म के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। कमरे में पहुंचते ही जिस हस्ती से मेरा सबसे पहले सामना हुआ वो ओमा थी। खैरियत, इसने अंदर घुसते ही दरियाफ्त किया। वो इत्मीनान से सिगरेट सुलगाए एक आरामदेह सोफे पर नीम दराज थी। हाँ, तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मैंने इनके सामने वाली कुर्सी पर ढेर होते हुए कहा। मुझे अफसोस है मिस्टर अमरजीत, पहली ही मुहिम पर बदशुगनी हो गई। इसने धुएं के मरगोले उछालते हुए कहा। बदशुगनी? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। हाँ, यही समझ लो, असल में मैं थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स हो गई थी। कमाल है तुम जैसी तहजीब याफ्ता खातून और वहम परस्ती। मैंने उठकर मेज पर लगे पुश बटन को उंगली से दबाया। इस पुश बटन को दबाने से सिर्फ इन चंद लोगों में से एक ही अंदर आ सका था जो ज्ञानी आत्मा सिंह के खसूसी स्क्वाड में शामिल थे, और दूसरे ही लम्हे एक लंबा तड़ंगा हबशी अंदर घुस आया। ये वही ज़ाते शरीफ थे जिसकी मैं इससे पहले ठुकाई कर चुका था। इसने आते ही झुककर मुझे और ओमा को ताज़ीम दी। चाय लाओ, मेरा हुक्म सुनते ही वो उल्टे पैरों मुड़ गया। कोई ख़ास तकलीफ तो नहीं हुई? इसके जाते ही ओमा ने मुझे मुखातिब किया। ओमा देवी, मेरे लिए ये नया खेल नहीं। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए खासे संजीदा लहजे में कहा। ब्रीफ केस ने कुछ तंग तो किया होगा? इसने बड़े अजीब से लहजे में दरियाफ्त किया। ओ नो, मैंने बेपरवाही से कह दिया, और इतनी देर में हबशी गुलाम चाय ले आया। ओमा ने खुद उठकर चाय बनाई और एक कप मेरी जानिब बढ़ा दिया। लेकिन अभी मैंने पहला ही घूंट भरा था जब बड़ी सी मेज़ के अक्म में दीवार में खिला नमदार हुआ और ज्ञानी आत्मा सिंह अंदर आ गया। इसके अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा गायब होकर दीवार का हिस्सा बन गया। हम दोनों ही इसे देखकर खड़े हो गए और दोनों ने हाथ बांध कर इसे सत श्री अकाल कहा। सत श्री अकाल। ज्ञानी आत्मा सिंह ने हमें बैठने का इशारा करते हुए कहा। आ गए पुत्र। इसने ओमा से कुछ कहे बगैर मुझे मुखातिब किया। मेरी माँ ने मेरा नाम अमरजीत रखा था ज्ञानी जी। मैं कभी नहीं हारता, जिस रोज़ हारा जिंदगी से हार जाऊंगा। मैंने बड़े पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया। किसी कर्मों वाली का जना है तू। उसने हमेशा की तरह बहुत बड़ी सच्चाई की गवाही दी। ऐसे लतीफ़े इस खेल में ना हों ज्ञानी जी तो इसका मज़ा ही क्या। मैंने मुस्कुराते हुए बात बढ़ा दी। मुझे अपने इंतखाब पर फ़ख्र है पुत्र। इसने बड़ी रऊनत से ये बात कही थी, लेकिन मैं दिल ही दिल में इसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा दिया। लेकिन महाराज, आपने तो इशारतन भी इस खतरे का जिक्र न किया। मैंने दबी दबी ज़ुबान से गिला कर ही दिया था। मैं चूक गया था पुत्र। इस मर्तबा बड़ी भूल हुई थी मुझसे। आत्मा सिंह कभी कच्चा काम नहीं करता, लेकिन बासु ने। इसने बासु का लफ्ज़ खासा चबा कर कहा था और अधूरी बात कहकर चुप हो गया। ज्ञानी ने दोनों हाथों की मुठियां भींचकर इस लंबी सी मेज़ के गिर्द अगिर्द एक चक्कर लगाया। यूं दिखाई दे रहा था जैसे वो अपने बेतहाशा गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। इस दौरान इसकी नज़रें मुझसे हटकर मेज़ के कोने में रखे टेलीफोन पर बार बार ठहरती और इतनी देर में फ़ोन की घंटी टर्राने लगी। हाँ, ज्ञानी फ़ोन पर धाड़ा। फिर दूसरी तरफ होने वाली बात पर इसके मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। ना हूँ ना हम। और आखिर अचानक इसने ये कहकर रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। मुझे सिर्फ बासु चाहिए, बासु, और इसे हर सूरत में 1 घंटे से पहले मेरे सामने पेश करो। इसके अलावा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जब वो फ़ोन पर धाड़ रहा था तो इसकी शक्ल अंग्रेज़ी फिल्मों के इस ड्रैकुला से मिलती जुलती थी जो रात के पिछले पैर अपने ताबूत में से निकल कर इंसानी खून पीने निकला हो और जिसे अभी तक अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई शिकार मुयस्सर न आ सका हो।
मैं एक गद्दार को मारने के लिए अपना पूरा गिरोह दांव पर लगा सकता हूँ, लेकिन यह नामुमकिन है कि आस्तीन का कोई सांप मेरी आंखों के सामने जिंदा फिरे। इसने बड़ी ड्रामाई लहजे में मुझे मुखातिब किया। इस लम्हे वो बिल्कुल असली वाला ज्ञानी आत्मा सिंह नजर आ रहा था, खूनख्वार इंसान दुश्मन स्मगलर, जिसके सामने आदमी की हैसियत बेजरर कीड़े से भी ज्यादा न थी। ओमा को तो जैसे सकता हो गया था, वो अपनी जगह पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। मैंने भी खामोश रहने में मुसलहत जानी। अब तो मुझे भी खासा मोहतात रहना था। ज्ञानी बड़ा घाघ था, मुझे इसके करीब रहते हुए भी इस पर नजर रखनी थी। कभी मेरी कोई भी मामूली सी लफ्जिश भी इसकी नजरों में आ गई तो छुट्टी। करीबन 15-20 मिनट बाद दोबारा टेलीफोन गुनगुनाया। ज्ञानी ने झपट कर रिसीवर उठाया। बको शायद लाइन पर सिवाय मखसूस लोगों के और कोई इससे बात नहीं कर सकता था, इसलिए तो वो इस तरह खिताब कर रहा था। दूसरी तरफ से चंद लम्हे बाद सुनने के बाद एक सफाक मुस्कुराहट इसकी मूंछों के घने बालों में छुपे होंठों पर फैल गई। शाबाश, मैं तुम्हारा मुंतजिर हूँ, कहकर इसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। गद्दार आ रहा है, ये फिक्रा उसने पहली मरतबा ओमा से मुखातिब होकर कहा। ओमा अपनी जगह से अचानक उछल कर खड़ी हो गई। इसका चेहरा शिद्दत जज्बात से चमक उठा, जैसे उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली हो। मुझे अभी तक इस बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो इस खबर पर इतनी खुश क्यों हो गई है, और जब बासु आया तो मुझे इसकी वो हरकत समझ में आ गई। बासु नाटे कद और घुटे हुए जिस्म का एक बंगाली था, जिसके चेहरे पर लिखा था कि वो इंसानों की किसी बदतरीन नस्ल का नुमाइंदा है। ज्ञानी के साथी उसे खुले हाथों यहाँ ले आए थे। ज्ञानी के गिरोह के किसी आदमी को महज इतना हुक्म पहुंच जाना ही काफी था कि ज्ञानी जी ने उसे याद किया है। ख्वाह उसे इस बात का इल्म भी हो कि वहां जाना जान से हाथ धोने के मुतरादिफ होगा, फिर भी किसी की मजाल न थी कि उसके हुक्म के आगे दम मार सके। आने वाले के चेहरे से खूनख्वारी टपक रही थी, लेकिन जैसे ही ज्ञानी के आदमी इसे अंदर धकेल कर बाहर निकले और उसकी नजरें ज्ञानी से टकराई, यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसकी रूह कब्ज कर ली हो। तुमने ही भाटिया को खबर दी है। ज्ञानी के लहजे से खूनख्वारी साफ अय्या थी। ना ना, नहीं नहीं ज्ञानी जी, मैं तो। इसके मुंह से लफ्ज भी ठीक नहीं निकल पा रहे थे। ओमा इसके अंदर आते ही इसके पीछे आकर खड़ी हो गई। फिर इसने इस बासु के गिर्द एक चक्कर इस तरह काटा जैसे कोई आदमखोर चुड़ैल किसी दहशत ज़दा बच्चे का खून पीने से पहले इसके खौफ से लुत्फ अंदोज हो रही हो। शटअप, ज्ञानी की एक ही धार ने इसे जैसे मफलूज कर दिया। ओमा देवी, ज्ञानी जी ने इस मर्तबा बड़े नरम लहजे से इसे मुखातिब किया। महाराज जी, इसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। इसकी जुबान से सच उगलवाओ। जो ही ये फिक्रा ज्ञानी के मुंह से निकला, बासु के अंदर जैसे कोई टेप रिकॉर्डर चलने लगा। नहीं नहीं, परमात्मा की सौगंध, काली की सौगंध, झूठ है, ये झूठ है। इसकी गगियाहट पर ज्ञानी और ओमा के यके बाद दिगरे गूंजने वाले सफाक कह के गालिब आ गए और मैंने एक मरतबा फिर बिजली कड़कने का मंजर देखा। ओमा माहिर जिम्नास्टरों की तरह उसके कंधों पर दोनों हाथ जमा कर इसके सर पर से गुजरती इसके सामने आ गई। इसने बिजली की सिफुर्ती से बार बार पैंतरे बदल कर मुख्तलिफ एक्शन दिखाए। हर मरतबा जब वो पोज बदलती, बासु सहम कर पीछे हट जाता। पीछे हटता हटता वो कमरे की दीवार से आ लगा था। मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया। मैं अपनी कुर्सी में धंसा हैरत से ये नज़ारा कर रहा था। ज्ञानी भी चूहे बिल्ली के इस खेल से लुत्फ अंदोज हो रहा था। जय काली, ओमा की गैर मानूस सी आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही बासु के मुंह से ऐसी करा निकली जैसे उसे ज़िबा किया जा रहा हो। खुदा की पनाह, मैं तो नज़र भर कर इसके चेहरे को भी न देख सका। इसके स्याह चेहरे पर सुरख गाढ़े खून की लकीरें तैर रही थी। ओमा के नाखून रंगीन हो रहे थे। वो वाकई इस वक्त खून पीने वाली काली माता नजर आ रही थी। बासु का मुंह नोचने का ये अमल इसने यके बाद दीगरे 2-3 मरतबा दोहराया। शायद ये कमरा खसूसी साउंड प्रूफ था, वरना ज्ञानी भी इस तरह मुतमईन होकर न बैठा रहता। सच बताओ सच, वरना ओमा तुम्हारी जान सिसका सिसका कर निकालेगी। ज्ञानी अपनी जगह बैठा बैठा धाड़ा। मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए, भगवान के लिए। बासु ने चाहा कि जमीन पर झुककर ओमा के पांव छू ले, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो उलट कर दूसरी तरफ जा गिरा। ओमा ने इसके चेहरे पर जोरदार लात जमाई थी। खून से इसके कपड़े भीगने लगे थे। अब शायद इस पर दीवानगी का दौरा पड़ा था, क्योंकि वो चीखता चिल्लाता दोनों हाथ आगे की सिमत फैलाए ओमा का गला घोंटने के लिए इसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन वो कोई जमीनी मखलूक तो थी नहीं, नजर इस पर कैसे ठहरती। जय काली, दोबारा इसकी खूनी ललकार गूंजी। बासु की हसरत दिल ही दिल में रह गई। इस मर्तबा ओमा ने जोरदार पंच इसके पेट में मारा था। और मारो, मार डालो इसे। ओमा की हर जरब पर ज्ञानी के मुंह से नफरत की चिंगारियां निकल रही थीं। मैं अभी तक कोई फैसला न कर पाया था।
मैं खूनी ड्रामा बतौर एक इंसान मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था, लेकिन जब लोगों के दरमियान में बैठा था वो शायद ऐसे खेल रचाने के आदी थे। बासु ने भी अपनी जिंदगी में जाने खुद कितने बेगुनाहों को सिसका सिसका कर यूं मारा होगा जो अब कुदरत इसे इस अजियतनाक मौत से दो चार कर रही थी। मैं ये भी सोच रहा था कि ज्ञानी आत्मा सिंह ने मेरी मौजूदगी में आखिर ये सब कुछ क्यों किया था। जाहिर है इसकी भी कोई वजह होगी। अगर इसे मेरी शख्सियत पर कोई शक हो गया था और इसने कमज़ोर इंसानी फितरत को एक्सप्लॉइट करके कोई अंदाज़ा कायम करना चाहा था, तब भी मेरे लिए खामोशी और लाताल्लुक रहना ही बेहतर था। दूसरी सूरत में मुमकिन है इसने मुझे जांचने के लिए ही ये तमाशा यहाँ करवाया हो और मेरे मुमकिन रद्द अमल से कोई नतीजा अखज़ करना चाहता हो। अगर ऐसी बात थी तब भी मैं इसे अपने कमज़ोर होने का एहसास क्यों होने देता। ये थी वो मुसलहतें जिन्होंने मेरी ज़ुबान और हाथों पर ताला लगा दिया था और मैं भी बज़ाहिर ज्ञानी आत्मा सिंह की तरह इस सफाकी से महजूज होने लगा था। बासु के मुंह से अब मुगल्लज़ात का तूफान उबल रहा था। वो ओमा और ज्ञानी को वहशियों की तरह गालियां बक रहा था। जवाब में दोनों दरिंदों के कहकों में मजीद शिद्दत आ गई थी। उन्हें इस खेल में शायद अब मजा आने लगा था। अचानक ओमा फिर अपनी जगह से उछली। इस मर्तबा वो बासु के कंधों पर सवार हो गई। इसकी टांगे किसी ऑक्टोपस की तरह बासु के जिस्म में गड़ गई थी। अपने दोनों पाँव इसके कंधों पर बैठे बैठे इसने मोड़कर बासु की पसलियों में गाड़ दिए। शायद वो इसके गुर्दों पर दबाव डाल रही थी। इसके साथ ही इसने बासु के सर को दोनों हाथों से सख्ती से दबाना शुरू कर दिया। इसने बासु की कुछ मखसूस रगों को दबाकर इसे मुकम्मल बेबस कर दिया था। इसके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। फिर इसके हवा में लहराते हाथ भी बेबसी से ढलक गए थे। अगला मंजर देखकर मैंने वाकई चंद सेकंड्स के लिए आंखें बंद कर ली। कड़क की आवाज सुनाई दी और बासु कटे हुए दरख्त के तने की तरह जमीन पर गिर गया। इसके गर्दन की हड्डी खूनी डाइन ने झटका देकर तोड़ डाली थी। ये मखसूस दाव अमूमन कमांडोज ही जानते थे और बहुत कम मार्शल आर्ट्स के माहिरीन को इसका इल्म होता, लेकिन वो ये दाव भी जानती थी। इस बात का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बासु के जमीन पर ढेर होने से पहले इसके जिस्म से लिपटी वो नागिन इससे अलग होकर जमीन पर आ रही। इसने फाते खिलाड़ियों की तरह गर्दन को हल्का सा खम देकर अपने गुरु घंटाल को प्रणाम किया। वेल डन। ज्ञानी तालियां बजाने लगा। फिर दोनों ने मिलकर फतह बुलाई। मुझे भी बादल नखास्ता श्री वाही गुरु जी का खालसा, श्री वाही गुरु जी की फतेह कहना पड़ा। बासु की लाश फर्श पर पड़ी थी। इसके मकरूह चेहरे पर फैली खून की स्याह लकीरों ने इसे खासा डरावना बना दिया था। फर्श पर इसकी लाश के इर्द गिर्द अब खून का तालाब सा बहने लगा था। ना चाहते हुए भी मुझे इस तरफ ना सिर्फ देखना पड़ा बल्कि ज्ञानी की तरफ देखकर मुस्कुराना भी पड़ा। ओमा टॉयलेट में जा घुसी थी। मैं अभी तक ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि इस भरे पूरे होटल में ज्ञानी ने कितनी बेदर्दी से इस शख्स को मरवा दिया। लाश कैसे गायब हो गई किसी को शक नहीं होगा क्या? लेकिन ये सब मेरे जाती ख्यालात थे। ये बेबुनियाद वसवसे थे। मेरा वास्ता बड़ी काइयाँ और मक्कार शख्स से बड़ा था। इसके हाथ बहुत लंबे थे, हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा लंबे। करीबन 5 मिनट तक इस नाकाबिले बयान अजियतनाक माहौल में ज्ञानी मुझसे बिल्कुल नॉर्मल लहजे में बातें करता रहा। इसने ब्रीफकेस को अब हाथ लगाया था। मुझसे अब इसने मुख्तसरन पिछले वाक़यात सुने थे। इससे पहले इसे जैसे कोई बात याद ही नहीं थी सिवाय बासु के, और अब इसे इस बात का जैसे एहसास ही नहीं था कि इसके सामने इस भरे पूरे होटल में खून में लुथड़ी एक लाश भी मौजूद है। थोड़ी देर बाद ओमा टॉयलेट से बरामद हुई। इसने कपड़े बदल लिए थे। खूनी गुसल तो वो पहले ही कर चुकी थी, लेकिन अब शायद खून के धब्बे मिटा कर आई थी। इसके मुतनासब अज़ा पर मुंडे चुस्त कपड़े और खूबसूरत चेहरे को देखकर किसी को इस पर शक करने की हिम्मत ही नहीं हो सकती थी। बाहर आकर वो दोबारा इस सोफे पर ढेर हो गई। ज्ञानी ने पुश बटन को दबाया तो वही बदशक्ल हबशी अंदर दाखिल हुआ। ये पार्सल भाटिया को भेज दो। इसने बासु की लाश की तरफ इशारा किया। आने वाले ने सर झुकाया और बाहर निकल गया। आओ चलें। इसने मुझे और ओमा को अपने पीछे आने का इशारा किया। ज्ञानी के अपनी जगह से उठते ही वही खिला दोबारा नमूदार हुआ। इससे गुजरकर जैसे ही हम तीनों दूसरे कमरे में पहुंचे, दीवार अपनी जगह वापस आ गई। इस लम्हे मुझे उन दोनों से घिन महसूस हो रही थी। खुदा ही जानता था किस तरह मैंने वो जानलेवा घड़ियां गुजारी। दूसरे कमरे में हमें पहुंचे बमुश्किल चंद मिनट ही गुजरे थे जब एक खूबसूरत वेटरस ट्रॉली धकेलती अंदर दाखिल हुई। ट्रॉली पर शराब की मुख्तलिफ बोतलें और गिलास बड़ी नफासत से सजा कर रखे गए थे। वेटरस ने मेज पर गिलास सजाते और 3 जाम तैयार कर दिए। पहले इसने ज्ञानी को और फिर ओमा को जाम पेश किए, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने इनकार कर दिया। तो तीनों ने इस तरह मेरी तरफ
तरफ देखा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया का बाशिंदा हूँ। मैं शराब नहीं पीता, इनके पूछने से कबल मैंने कह दिया। हैरत है, ओमा ने कंधे उचकाए। तुम जाओ। ज्ञानी आत्मा सिंह ने मेरे मजीद कुछ कहने से कबल ही वेटरस को इशारा किया। वो उल्टे पांव बगैर आवाज पैदा किए दरवाजा बंद करके बाहर चली गई। हैरत की क्या बात है उमा देवी, मैं बावजूद कोशिश के अपनी नफरत न छुपा सका। इस पेशे में ऐसे लोग न देखे न सुने। ज्ञानी, इस दौरान हम दोनों से लाताल्लुक शुगले में नोशी में मसरूफ था। मेरा ख्याल है आज के बाद शायद तुम अपना ख्याल बदल लोगी। मैंने ये फिक्रा कुछ ऐसा चबा कर कहा था कि उमा महसूस किए बगैर न रह सकी। मुमकिन है इसने कुछ कहना चाहा हो, लेकिन ज्ञानी की मौजूदगी ने इसे माने रखा। अगर इजाज़त हो तो बॉस मैं चला जाऊँ। मैंने ज्ञानी को मुखातिब किया। ठीक है, हम रात को दोबारा मिलेंगे, होटल में हमारे साथ ही डिनर करना। इसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। शुक्रिया कहकर मैं बाहर निकल गया। कल रात से अब तक की मुसलसल भाग दौड़ ने मुझे खासा थका दिया था। मुझ में एक लम्हे के लिए भी मजीद कोई रिस्क लेने की ताब नहीं थी। कम अज कम इन हालात में अपने दोस्तों से राब्ता पैदा करने की अयाशी का मुतहम्मल होने से तो रहा। मैं जिस्मानी तौर पर तो ज्यादा नहीं, रूहानी तौर पर अलबत्ता जरूर खुद को मुकम्मल थका हुआ महसूस कर रहा था। मेरी आंखों ने जो कुछ थोड़ी देर पहले देख लिया था वो शायद ही कभी पहले देख हुआ हो। कहाँ जाऊं? बार बार यही एक सवाल मुझे कचोके दे रहा था। फिर एक सिमत दिलो दिमाग ने मुश्तरका रहनुमाई की। माता जी और अमृत कौर के पास। हाँ, इस ज़िबा खाने में वो दो पनागाहें मुझे बहर सूरत मुयस्सर थीं। मासूम और मुतबर्रक पनागाहें जो बदकिस्मती से शैतान से मुतल्लिक ही थीं, लेकिन इससे बिल्कुल अलग थलग, बिल्कुल अलहदा। और ये सोचते ही मैंने घर का रुख किया। चौकीदार ने मुझे देखते ही दरवाज़ा खोल दिया। शायद अब वो मुझे अच्छी तरह पहचानने लगा था। मैं ड्राइंग रूम से गुजर कर सीधा मकान के अकबी हिस्से में पहुँच गया। हस्बे मामूल इस नहनक सिंह ने, जिसकी यहाँ ड्यूटी थी, माता और अमृत कौर को मेरी आमद से आगाह किया और इजाज़त मिलने पर मुझे अंदर ले गया। महरो वफा की दोनों पुतलियां मुझे देखते ही लपक कर मेरे करीब आ गईं। पाँव लागू माता जी। मैंने झुककर इनके पाँव छूते हुए प्रणाम किया। मेरा अमरजीत, मेरा शेर कहकर माता ने मुझे अपनी आगोश में समो लिया। इस तकद्दुस माब आगोश में पहुंचते ही मुझे एक तमानियत का एहसास हुआ और यूं लगा जैसे मेरे वजूद के गिर्द लिपटा सारा बोझ उतर गया है और मैं हल्का होकर उड़ने लगा हूँ। मेरा वीर कहते हुए अमृत कौर के चेहरे पर भी इंसबात से सुर्खी फैल गई थी। माता तो लंगर पानी का बंदोबस्त करने चली गई। अमृत कौर वहीं मेरे पास बैठी रही। आज उसकी झिझक काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। दौराने गुफ्तगू जब कभी उसका दुपट्टा सर से सिरकने लगता, वो दोबारा सलीके से अपना सर ढांप लेती। आपके माता पिता कैसे हैं? बहन भाई, घर बार, ढोर नगर, यही थे वो रिवायती सवालात जिनका सामना मुझे बार बार करना पड़ रहा था। मैं इसके हर सवाल का जवाब अपनी दानिश में नहीं दे सकता था, लेकिन हर पहले सवाल के बाद दूसरा सवाल वो मुतजस्सस होकर करती थी। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे मुतल्लिक बहुत कुछ सोचने लगे, इसलिए मेरे जवाबात भी मुख्तसर होते थे। माता जी भोजन ले आईं तो ना चाहते हुए भी मैंने थोड़ा बहुत खा लिया। हालांकि गुज़श्ता वाक़यात ने मेरी नींद ही नहीं, भूख प्यास भी मुझसे छीन ली थी। जरा दम ले ले बेटा। भोजन खाने के बाद माताजी मोहब्बत भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। शायद उन्होंने मेरे चेहरे पर थकावट के आसार पहचान लिए थे। जिस्मानी न सही रूहानी तौर पर तो हम एक दूसरे से गहरा ताल्लुक कायम कर चुके थे और मैंने भी इन लम्हात को गनीमत जाना। सुस्ताने के इरादे से लेट गया। अमृत कौर बेचारी का जी नहीं भरा था। वो अभी बहुत सी बातें करना चाहती थी, लेकिन मुझे लेटते देखकर उसने भी मेरे आराम में मुखल होना गवारा न किया और बादल नखासा बाहर चली गई। कमरे के कोने में बिछी हुई बान की चारपाई पर लेटा मैं दिन भर के वाकयात को कुरेदने की कोशिश करने लगा और ये शायद इसी माहौल की करामत थी या वो रूहानी सुकून जो मुझे हमेशा यहाँ आकर नसीब होता था कि मैं जल्द ही नींद की आगोश में समा गया। वही गहरी नींद मुझे लोरियां देने लगी थी जो चुपके चुपके आखिर मुझे यहाँ से निकाल कर पूर्व पाकिस्तान में ले गई। मेरा पूर्व पाकिस्तान मुझसे छीन गया था, अपने पराये हो रहे थे, मोहब्बतें अपना असर खोने लगी थीं। हम सब जो एक ही वक्त में शहीद तितू मीर रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सिपाही थे। हमने सुनहरे रेशे और रूह पहले खोशे से मोहब्बतों के ईवान सजाए थे, एक दूसरे पर अपना हक तस्लीम करने का आसमानी मुआहदा किया था। हमारे दिल एक साथ धड़कते थे। फिर यकायक ये क्या हो गया?
नफरतों की ये फसल किसने बोई और किसे काटनी पड़ी? कौन जहरीले लोग थे वो जिनकी सांसों ने हमारे मुकद्दस हवाओं को डसा? किसने मोहब्बत से महकती फिजाओं में बदगुमानी का जहर घोला? किसने आनन फानन सदियों से एक लड़ी में बंधे एक रिश्ते से पहचाने जाने वालों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया? इस जहर का तरियाक क्या कोई नहीं था? इस शंखचूर के डंक पर रखने के लिए जहर मोहरा का कोई मनका किसी को नसीब न था। कोई मसीहा ऐसा न था कि आने वाले अजाबों की बशारत देकर जख्मी चाहतों पर फाहा रख सकता। तजदीदे मोहब्बत की कोई सूरत किसी को याद न थी। भूले अहद बसरे पैमान किसी ने किसी को याद न दिलाए। खुदाया ये कैसा अंधेर मच गया था। कोई यूं भी अपनी पहचान भुलाता है, कोई यूं भी एक दूसरे से बिछड़ा करता है। फलक ने कभी पहले भी मोहब्बतों के ऐसे जनाजे उठते देखे। अहदनामे यूं भी कभी टूटे थे। ये अकदा कभी किसी पर न खुला। कई सर मुराकबों में झुके, किसी पर कशफ न हुआ। बस सब खड़े मुंह देखते रहे और जमाना क़यामत की चाल चल गया। धान के लहलहाते खेतों से क्रोध की ऐसी आग उठी कि लहरें मारते दरिया बेआबो गया, सहराओं में बदल गए। हर तरफ नफरत थी, सिर्फ नफरत। मार डालो, जला दो, भस्म कर दो। पंजाबी हमारा दुश्मन है, पठान ने हमारा खून पिया है, बलोच हमारे खून पसीने पर ऐश कर रहा है, सिंधियों ने हमारे खून से अपनी ज़मीनों को सैराबी बख्शी है। हर तरफ यही एक शोर था, चार आलम में यही आवाज़ गूंज पैदा कर रही थी। क्या बच्चे क्या बड़े, सबके जहनों में एक ही सौदा समाया था, बांग्लादेश। ख्वाह इसकी तामीर में तकरीब की कोई सूरत भी कार फरमा रही हो, सब बाउले हुए जा रहे थे। मुल्क दोस्तों की लाशों को निशाने इबरत बनाकर वो चूल्हों में लटका देते, इनके चेहरे मसक कर दिए जाते। जब कभी फौज शरपसंदों के खिलाफ हरकत में आती, सारी दुनिया में हाहाकार मच जाती। निहत्ते शहरियों पर गोलियां चल रही हैं, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हो रहा है, इज्जतें लुट रही हैं। जैसी जहरीली सुर्खियां दुनिया भर के अखबारात की जीनत बन जाती। तूफान के हाथों उजड़ने वालों, सैलाबों के हाथों तबाह बर्बाद होने वालों के लिए तो कभी किसी का दिल न पसीजा, सिवाय बैनुल अक़वामी खैरात के और कुछ इनके हिस्से में न आया। इंसानी ज़मीन ने सिवाय चंद बोसीदा कपड़ों और मुफरे सेहत वालों के और कोई शय इन बदनसीबों को देनी गवारा न की। लेकिन जब उन्होंने संग्राम का नारा बुलंद किया, जब वो अपने भाइयों के खून के प्यासे होने लगे, देखते ही देखते इनके हमदर्द महाजों का सिलसिला वसी से वसी तर होने लगा। महजूज नजरियात के आमिल, अपने ज़मीरों का सौदा चुकाने वाले दानिश्वरों की फौज जफर मौज इनकी मदद को आन पड़ी। एयर कंडीशन कमरों में बंद नाजुक मिजाज करोड़पति सांपों ने अपना अपना जहर उगलना शुरू कर दिया। दुश्मन के कामयाब सफारतकारों ने खजानों का मुंह खोल दिया। रॉ की तरबियत याफ्ता फाहिशाओं ने बड़े बड़े पारसाओं के बुकिये उखेड़ दिए। उन्होंने बिला तमीज मुल्कों मिल्लत दुनिया के कोने कोने में पहुंचकर अपने मतलब के लोग ढूंढे, उन्हें तन धन मन की नजर गुजारी। इनके पोपले मुंह में अपने भयानक अजाइम की शुगर कोटेड गोलियां उंडेली और उन्हें अपनी मकसद बराबरी के लिए तैयार कर लिया। मकामी सफारत खाना उन्हें प्रोग्राम देता और वो दिलो दिमाग के दरवाजे बंद करके इन पर अमल कर देते। प्रोपेगेंडा बड़ा मौसर हथियार है और इसका इस्तेमाल इससे ज्यादा और कौन जान सकता है, जिनकी सियासत और सफारत की बुनियाद ही मक्कारी और दजलो फरेब पर रखी गई हो। इनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास था ही क्या, सफाइयाँ, और वो भी बिला जवाज, बेमकसद, ला हासिल। किसके पास मोहलत थी कि हमारी अकल के बादाम तुड़वाने के लिए अपना सर पेश कर दे। लोहे को लोहे से काटा जाता है, जादू का तोड़ इससे बड़ा जादू करता है। जब एक पहलवान दूसरे की गर्दन में अड़ंगा लगा ले तो दूसरे की फसाहत व बलागत वहाँ कुछ काम नहीं आती। वहाँ तो दावों का तोड़ दावों से करना पड़ता है। दुश्मन ने तुर्क की चाल चली थी, इसके नहले पर सिर्फ दहला चल सकता था, बाकी सब कुछ बेकार था। करीबन 3 घंटे तक मैंने लाशऊर का ये अजाब भुगता। तब आंसा उम्मीद की एक नन्ही सी किरण बनकर मेरे ख्वाबों में आ जगमगाई। मैं जुगनू की रोशनी हूँ। वो मुझसे एक बात कहती, तुम नन्हा सा टिमटिमाता दिया हो, हवा का मामूली थपेड़ा ही तुम्हारा भरम तोड़ देगा। मैंने हमेशा इसे एक सा जवाब दिया। ये थी भी हकीकत। आंसा, उस्मान, चाचा चाची और ऐसे ही दूसरे लोगों की हैसियत थी ही क्या। उन्हें तो अपनी बका की फिक्र दामनगीर थी। वो लोग तो किसी फितरी तकाजे के तहत महज अपना वजूद बरकरार रखने के लिए एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ सफारा थे। इनकी सफ बंदी के पीछे कोई मंसूबा बंदी नहीं थी।
कोई वाज़ेह मकसद नहीं था। इनके अज़ाइम नाकाबिले तकसीर, इनकी नीयतों पर फरिश्ते गवाह, इनकी जुर्रतों को सलाम, इनके बलबले ईमान फरोज। लेकिन इन सब कुछ के बावजूद वो सिर्फ मुदाफ़त कर सकते थे, सिर्फ मुदाफ़त, और वक़्त के तकाजे कुछ और थे। वहाँ एक रेशन दरकार थी। अपनी सिमतों की किलाबंदियों में मोर्चा जन होकर आखिर वो कब तक चढ़ती आंधियों के सामने सीना सुपर होते। दुश्मन को आगे बढ़कर मुहासरे की हालत से निकलकर मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत थी। लेकिन हाय रे हमारी अपन पसंदी, तूने हमें कहीं का न छोड़ा। जुगनू और दिए की इस लड़ाई का इख्तिताम बहरहाल मेरी नींद खुलने पर हुआ। लाशऊर ने मेरी जंजीरें शऊर को थमाई और मैं मरती मारती दुनिया में वापस आ गया, जहाँ कमरे के कोने में रखी मेज पर टेलीफोन की घंटी बज रही थी। अमृत कौर ने आकर फोन अटेंड किया। हेलो वीर जी तो सो रहे हैं? इसने शायद यही दो फिक्रे फोन पर कहे। दूसरी तरफ से होने वाली गुफ्तगू पर हूँ हाँ करने के बाद इसने फोन बंद कर दिया। मैंने भी इस असना में करवट बदल ली। कई घंटों की नींद ने जहनी और जिस्मानी तनाव खासी हद तक कम कर दिया था। अमृत कौर ने मेरी आंखों में बराह रास्त झांका। मैं चाय ले आऊं आपके लिए? हाँ मैं पहले नहाऊंगा, कहकर मैं बाथरूम में घुस गया और जब नहाकर बाहर निकला तो दोनों माँ बेटियां मेरा इंतजार कर रही थी। चाय बनाकर उन्होंने पास ही रखी थी। मुझे देखते ही अमृत कौर चाय बनाने लगी और माँ जी प्यार भरी नजरों से मेरे चेहरे के नशेबो फराज में गुम हो गई। फिर बोली, बेटे के दिल में अभी कोई तरद्दुद बाकी है? माँ से अपना सीना कब तक छुपाओगे? नहीं नहीं माता जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहते ही मैंने उनके चरणों में माथा टेक दिया। उन्होंने प्यार भरा हाथ मेरे जिस्म पर फेरा। मैं खड़ा हो गया और सलाम करके उनसे रुखसत हो गया। तो दोस्तों अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।